प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले सेनेट इंतखाबात। पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। केपी में वोटिंग मुलतवी। इसहाक डार, फैसल वाडा, मोहम्मद औरंगजेब, राना महमूदुल हसन कामयाब, जबकि उमर अयूब ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्टी हैसियत कौमी असम्बली में तस्लीम न की गई। स्पीकर ने अरकान को आजाद करार दे दिया। तफसीलात क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस को मशकूक धमकी आमेज खत मौसूल। रेशम नामी खातून की तरफ से खत में केमिकल भिजवा दिया गया। जब शौकत अजीज को बलि चढ़ाया जा रहा था तब उनका जमीर सैर करने गया था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की खत लिखने वाले 6 जजेस पर सख्त तनकीद। इसके अलावा बात करेंगे बुशरा बीबी का खाने में जहर देने का इल्जाम। बानी पीटीआई ने शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से चेकअप करवाने का मुतालबा कर दिया। साबिक खातून अव्वल मीडिया से नाराज, एक वीलॉगर से अलहदगी में बात करने का मुतालबा। सहाफियों से अडियाला जेल में क्या गुफ्तगू हुई, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे चीफ जस्टिस काजी फाइजीजा का फेक न्यूज के हवाले से वाज़ेह पैगाम। सिलेक्टिव रिपोर्टिंग होती है। झूठी खबर पर 2-4 प्रोग्राम्स बनाओ, चलाओ और यूट्यूब से पैसा कमाओ। फेक न्यूज की वजह से हम अपना यूट्यूब चैनल चलाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर कंबर जैदी, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कंबर। वालेकुम सलाम रबिया। कंबर, काफ़ी खबरें हैं जिनके हवाले से बात करनी है। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। पहले तो ये बताइए, ये जो ख़तों का एक सिलसिला चल रहा है, अभी एक ख़त वाला मामला जो था वो कल उसके ऊपर जो है वो सुओ मोटो की समाअत होनी है। ये दूसरा एक ख़त मंजर आम पर आया है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मौसूल हुआ है। एक मुबैना खातून है, रेशम नाम है उनका, उनके नाम से। और इस ख़त में कुछ नहीं है बल्कि कुछ केमिकल्स हैं और कुछ साइंस हैं। क्या मामला है, जरा डिटेल्स बताइएगा। देखें, इंटीमिडेशन के लिए खत मुख्तलिफ जजेस को आते रहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला है। इससे पहले भी ये ऐसा हो चुका है कि ऐसे खतूत लिखे जाते रहे हैं। थ्रेट लेटर्स भी आते रहे हैं जजेस को। और इसकी वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं कि जो कुछ आजकल अदलिया में चल रहा है, जिस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है, जिस तरह से प्रेशराइज होने के हवाले से खतूत लिखे जा रहे हैं, तो उसी सिलसिले की एक कड़ी मालूम होती है ये। अब लेकिन इस तमाम मामले को अगर देखें, आप इसका एक ओवरव्यू लें, बर्ड आई व्यू लें, तो आपको पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब से ये मामला फिक्सेशन के हवाले से गया, तब से हमारे सामने ये चीजें आई हैं। और फिर एक हमने देखा कि कमीशन भी बनाया गया। तसद्दुक जिलानी साहब ने जिसको हेड करना था, लेकिन फिर तसद्दुक जिलानी साहब ने खुद माजरत कर ली। उनके बेटे साकिब जिलानी ने कहा कि वो इस कमीशन के जो है वो हक में नहीं है, इसको सू मोटो लेना चाहिए। तो ये तमाम कंट्रोवर्सी तभी एंड हो जाती है अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले ही इस केस को, जैसा कि हमने आपके प्रोग्राम में भी रिपोर्ट किया था कि इसका एक ही हल है, 184(3) के तहत जो है 6 जजेस ने जो खतूत लिखे हैं उसका नोटिस लिया जाना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम को बुलाकर मीटिंग की और उनको फिर उनके हवाले किया ये काम। वजीर आजम ने कमीशन भी तरतीब दे दिया, लेकिन उस कमीशन ने माजरत कर ली। तो अगर आप इसे होल पिक्चर को देखें तो सारे जो डॉट्स हैं वो वहीं से कनेक्ट होते हैं। वो जो 6 जजेस के खतूत का मामला है और जो वो खत इसके हवाले से जो अब सुप्रीम कोर्ट में कल जो है बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। और इसमें अब साथ अपनी बेंच जो तरतीब दिया गया है, इसमें जजेस जो शामिल हैं 184(3) के तहत, वो इस चीज को देखेंगे। लेकिन फिर अगेन रबिया बात वही है कि सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत केस जरूर आएगा। जजेस का हमें माइंड भी डिस्क्लोज होगा कि जजेस क्या समझते हैं, इस चीज को किस तरह से आगे लेके चलेंगे। लेकिन जजेस भी कोई, सुप्रीम कोर्ट कोई इंक्वायरी का फोरम नहीं है। इंक्वायरी कमीशन ने ही करनी है या फिर इंक्वायरी किसी तहकीकाती इदारे ने ही करनी है। अब आया जुडिशरी उसको नामजद करती है या फिर इसमें क्या होता है, क्योंकि अगर 6 जजेस के खतूत की बात की जाए तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 184(3) के जो केस है उसमें नोटिस जारी कर सकती है और उन नोटिस पर उनके वो वुकला के जरिए अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मामला जो है अब कल खुल के सामने आएगा। कल बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने 300 से ज्यादा वुकला के कहने पर ये जो सू मोटो ले लिया, इसमें वो क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि ये मामला इंक्वायरी से रिलेटेड है। अगर किसी को थ्रेट किया भी गया तो उसकी इंक्वायरी जरूरी है। पहले साबित तो हो कि ये वाकई थ्रेट किया जा रहा है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, और जब फिर साबित हो जाता है फिर सजा का तयन किया जाता है। तो मेरा ख्याल से ये सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो ले लिया है। अब इसका अगली स्टेज जो होगी वो यही होगी कि इंक्वायरी करके ये तयन किया जाए कि किस हद तक इन्फ्लुएंस हो रही है, किस कदर इन्फ्लुएंस हो रही है, और आया कि वाकई जो जजेस की जानिब से इल्जाम लगाए गए हैं
वो दुरुस्त है, यानी बाकी सारी चीजें उससे रिलेटेड हैं जो हमें देखने को मिल रही है। जी अच्छा कंबर, मैं वापस उस खत की तरफ आऊंगी। आपने कहा कि ये एक रूटीन में इस तरह के खत आते रहते हैं, बट सिंस आपने भी टाइमिंग का जिक्र किया कि ये खत वाला मामला चल रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही जजेस हैं, उनके हवाले से ये मामला चल रहा है, तो जो इसके हवाले से डिटेल्स हैं, ये मामला हुआ क्या, किसको मौसूल हुआ, क्या इसमें लिखा हुआ था, किस किस्म की का पाउडर या केमिकल जो बताया जा रहा है इसमें मौजूद था, इस हवाले से डिटेल्स क्या है? देखेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को खत मिला है जिसमें केमिकल्स के हवाले से बताया। बेसिकली ये थ्रेट लेटर है, इससे कभी भी ये थ्रेट लेटर्स आते रहे हैं और इस हवाले का ये जो स्पेसिफिकली है, ये आप ये कह सकती हैं जजेस को डराने के लिए है, मतलब उनको एक तरह से इंटिमिडेशन है। इसके साथ साथ इस खत में बाकायदा आप ये भी कह सकती हैं थ्रेट भी किया गया है। तो ये जो खत लिखा गया है, ये मैंने आपको बताया कि जैसा कि उसी सिलसिले की कड़ी है जो कि हम देख रहे हैं कि जजेस के खत लिखने के बाद से जो चीजें हमें नजर आ रही हैं। तो मेरी रीडिंग तो अपनी रीडिंग यही है कि ये जो कुछ हो रहा है, ये बेसिकली उसी सिलसिले की तरफ इशारा हमें दे रहा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राइट नाउ मामला चल रहे हैं, इससे पहले हमने देखा जुडिशियल पॉलिटिक्स भी थी, लेकिन अब ये तमाम मामला उसी तरफ लेके जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सुमोटो लगा हुआ है। तो उसी के तनाजुर में मैं इस बात को देख रहा हूँ। अच्छा कंबर, ये बताइएगा अभी आपने बात की कि साबिक चीफ जस्टिस जो थे सदक हुसैन जिलानी साहब, उनके बेटे साकिब साहब ने भी कहा है कि इस कमीशन की इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं थी इन चीज़ों को करने के, लिहाजा उन्होंने 2-3 जो उन्होंने रीज़न दिए हैं कि चीफ जस्टिस को ख़त लिखा गया वो जाने कमीशन ना करें। अब इस पर हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहते हैं हमने तसद्दुक़ जिलानी साहब से रब्ता किया, उनको बताया, उनके साथ TORs वगैरह डिस्कस की, उन्होंने कंसेंट दी, तो उसके बाद हमने नोटिफिकेशन निकाला और जो ही दबाव आया उन पर जिलानी साहब पे वो बैकआउट कर गए। अब वो कह रहे हैं जनाब कि ये सुप्रीम कोर्ट खुद देखे। अब आप कह रहे हो, खुद भी जज रहे हैं बहुत बड़े जिलानी साहब, आप ये कह रहे हैं कि इसको किसी न किसी फोरम पे तो इन्वेस्टिगेट होना है। हर बंदा यही कह रहा है कि कमीशन कर ले या कुछ JT बन या पनामा टाइप जैसे बनी थी, मुझे याद है नवाज शरीफ साहब पे। तो ये तो बात उनको चीफ जस्टिस साहब को भी पता थी कि इन्होंने बनना है यहाँ पे इंक्वायरी कमीशन में। तसद्दुक़ जिलानी साहब की बात कर रहा हूँ। तो उन्हें क्या हुआ, वो डर गए, उससे पब्लिक प्रेशर से डर गए, सोशल मीडिया कैंपेन से डर गए, या जो हमारी गाली गलौज ब्रिगेड है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह उससे डर गए? क्योंकि पहले तो कंसेंट दे चुके थे, वो तो मिनिस्टर TV पे कह चुके हैं, जिसकी तरदीद भी नहीं की जिलानी साहब ने। सो जिलानी साहब ने तो इनको एम्बेरस किया है हुकूमत को, मेरा ख्याल है बड़े बुरे तरीके से। इवन चीफ जस्टिस साहब हूँ या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिन्होंने बैठ कर सारी इस पर डिलिब्रेशन की थी, मुलाकात हुई उनके शहबाज शरीफ साहब की, जिसमें सारे मेरा ख्याल ऑलमोस्ट उसमें जजेस थे कि आप इस पर कमीशन बने, और इनका तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के नाम पे कोई बात भी हुई थी। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि इससे मतलब क्या हुआ उनको जिलानी साहब के साथ? अब वो चुप हैं, उन्होंने लेटर लिख दिया। क्लासेस साहब, अंदर की खबर ये है कि बेसिकली बुकला कम्युनिटी की जानिब से बड़ा बैकलैश आया, और बुकला कम्युनिटी ये समझती है कि अगर 6 जजेस की जानिब से 8 में से 6 जजेस की जानिब से लेटर लिखा गया है जो कि इस बात का, इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अब ये इन्फ्लुएंस हो रही है, तो पूरे इदारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर से लोगों का एतमाद उठ जाएगा और इदारा एक तरह से डिसफंक्शनल हो जाएगा। तो जो बुकला कम्युनिटी थी, इसका बैकलैश बहुत ज्यादा था, बड़ा प्रेशर था। इस वजह से पहले पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो पहली प्रेस रिलीज आई उसमें उन्होंने 5 तारीख का ऐलान किया था कि हम 5 तारीख को अपना कन्वेंशन बुलाएंगे, इसमें फिर डिसाइड करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर रात को उनको एक और प्रेस रिलीज निकालनी पड़ी जिसमें उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे कमीशन बनाया जाए जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक जज साहिबान है इस पर मुश्तमिल हो, और जुडिशियल कमीशन 3 रुकनी जुडिशियल कमीशन इस मामले की तहकीकात करे। तो एक बात तो बड़ी क्लियर होगी, पहला पॉइंट के बुकला इस मामले पर बड़े एग्रेसिवली इसको देख रहे हैं और उनका बैकलैश बड़ा मौजूद है। और फिर हम दूसरी चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि इस टाइम जो बुकला की जो सीनियर बुकला है उनकी बड़ी तादाद अभी PTI के साथ एसोसिएट भी हुई है, तो PTI के नैरेटिव को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट इस लेटर से मिल रही है, तो लिहाजा हम वो भी फैक्टर डिनाई नहीं कर सकते। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब एक बड़ा आप ये कह सकते हैं रीजनेबल नाम थे, जाहिर बात है अगर किसी का नोटिफिकेशन होता है उससे पूछ कर होता है, लेकिन और ये जो इनको समझा भी ये जा रहा था कि ये आजादाना तौर पर तहकीकात कराएंगे, लेकिन जब उनके अपने बेटे की जानिब से जो बयानात सामने आए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि नहीं इसके जुडिशियल कमीशन होना चाहिए, और फिर इसके साथ सोशल मीडिया पे भी सिविल सोसाइटी का एक बड़ा प्रेशर ये था कि आप उन्हीं से तहकीकात करवाने का कह रहे हैं जिनको बेसिकली 6 जजेस की जानिब से नामजद किया गया। एक मामला आपके 6 जजेस आपके सामने लेके आए और कहा कि आप अदलिया में जो मुदाखलत हो रही है इसको रोकें, आपने उठा के
नहीं, मुझे एक कंबर एक बात बताएं, मुझे कंबर एक बात बताएं, मतलब हम तो नहीं, आप उनको रिपोर्ट भी करते हैं, उन्हीं के अपने ही इदारे के वो जज रहे हैं, पहले हाई कोर्ट में रहे, सुप्रीम कोर्ट में रहे, फिर चीफ जस्टिस रहे, मैं तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की बात कर रहा हूँ। अगर उन पे भी वकीलों को एतबार नहीं है, उनको भी फेलो जजेस पे या जिन लोगों ने भी उस पर करते हैं, अगर उन्हें उन पे भी एतबार नहीं है अपने साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे, तो देन वेयर शुड वी गो? फिर कहाँ से कोई बंदा आएगा? और जो आप बात कह रहे हैं कि अल्टीमेटली तो इन्होंने भी कमीशन बनाना है इंक्वायरी का, ये भी बनाएंगे मेरा ख्याल है, ये कल जो प्रोसीडिंग हो रही हैं। सो चीज़ें इतनी गड़मड़ कर दी गई हैं कि हर बंदे पे डाउट है, हर बंदे पे शक है। और दूसरा, आप समझते हैं कि इन्होंने तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने पहले उनको कन्फर्मेशन दे के, उनको अपना नाम दे के, वो पूरी खबरें फटे शटे चला चलू के, फिर उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, उल्टा लेटर लिख दिया। सो उन्होंने लेट डाउन किया है इन चीफ जस्टिस, इनको काजी फैज़ ईसा साहब को और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, जिनको पहले उन्होंने अश्योरेंस दी थी कि ठीक है जी कि मेरा नाम दे दें, और आखिरी लम्हे पे खत लिख के उल्टा उन्होंने उनको एम्बेरस किया है। असल साहब, आपका जो पहला सवाल है जिसमें आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही क्यों इस मामले को देखे, तो उसका बड़ा वाज़ेह जवाब है कि सुप्रीम नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं कमर, मैंने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसको क्यों देखे, बिल्कुल देखे, उसको देखना चाहिए, मैं इस हक में हूँ, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको एडवाइस किया हुकूमत को कि कमीशन बनाए, और उस पर नाम उन्होंने तजवीज़ किया, वहां से हुई ना चीज़ें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, आपको याद है मुलाकात हुई, डिडंट से दैट कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए जी, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। उस वाले सवाल की कंटिन्यूटी में कि जो बुकला है उनकी जानिब से प्रेशर क्यों आ रहा है इतना कि सुप्रीम कोर्ट ही देखे, तो एक्चुअली जब लार्जर बेंच बैठेगा और इस तमाम मामलात को ये मामलात खुलेंगे और इसकी लाइव प्रोसीडिंग होती है, तो उनका, मेरा ख्याल से जो बुकला कम्युनिटी है उनका ये मानना है कि क्यों, एक दो से मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात भी हुई है कि इससे एक नैरेटिव जनरेट होगा, और इससे जो है बेसिकली कोशिश ये की जा रही है कि इसको डिबेट का हिस्सा जब बने और जब जजेस के माइंड भी डिस्क्लोज होंगे अपने रिमार्क्स के जरिए, तो फिर इससे एक ये कह सकते हैं कि आपके आइंदा के लिए फ्यूचर में कि ऐसी चीजें ना हो, उसके खिलाफ आप क्यों कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं, सोसाइटी में मौजूद हो। आप कंबर रोज कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं, कल क्या मतलब है, आप देख रहे हैं लाइव होगी कवरेज इन तमाम इस केस की, नंबर 1। दूसरा, वो जो हमारे जजेस साहबान होंगे जिन्होंने लेटर लिखा है, वो कोर्ट में पेश होंगे, वहाँ पे अपनी पूरा लेटर पढ़ेंगे कोर्ट के सामने, यूजुअली यही कहा जाता है, या कोई अपना वकील या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिए वहाँ अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, या अटॉर्नी जनरल के जरिए खुद को प्रेजेंट करेंगे। अगर अटॉर्नी जनरल उनको प्रेजेंट आकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर हुकूमत को भी तो अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करना है। सो ये जरा थोड़ा सा कल का हमें प्रोसेस बताइएगा कि हाउ इट विल बी डन, ये क्या होगा प्रोसेस इसका। देखिए साहब, जब 184(3) का कोई केस टेकअप होता है तो सबसे पहले उसमें जो है वो नोटिसेस होते हैं। नोटिसेस उन लोगों को होते हैं जो कि पार्टी उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। तो जजेस साहिबान को अगर नोटिसेस जारी हुए 6 जजेस साहिबान को, तो वो अपने आप को थ्रू लॉयर रिप्रेजेंट करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि एडवोकेट जनरल के जरिए, अटॉर्नी जनरल के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अटॉर्नी जनरल इज डायरेक्टली रिप्रेजेंटिंग द एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो आपकी फेडरल हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला इसकी स्टेज ये होती है कि 184(3) में जो भी नोटिस आता है, जो लिया जाता है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करते हैं अदालत में कि ये खत आया था, और बिल्कुल वो खत जो है वो पढ़ा जाएगा कि ये खत लिखा था, इसमें ये चीजें हैं, ये बड़ा संगीन नोयत का मामला है। फिर 7 रुकनी बेंच ये डिसाइड करता है कि आया कि जो खत लिखने वाले हैं उनको बुलाना चाहिए, उनके वकला को सुनना चाहिए, उनका मौक़िफ़ लेना चाहिए। अगर वो ये जरूरी समझते हैं तो सबसे पहला नोटिस उन्हीं को जारी करते हैं, और वो फिर अपने वकला के जरिए अदालत में रिप्रेजेंट होते हैं, और फिर अपना वो केस प्लीड करते हैं, अपना केस प्रेजेंट करते हैं कि ये इस तरह से इन्फ्लुएंस हो रही है, इस तरह से हमें जो है वो थ्रेट किया जा रहा है। और फिर अदालत देखती है कि आया कि इस तमाम मामले में क्या कुछ हो सकता है। अगेन 184(3) में जो भी केस आता है, अब वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट उसका ट्रायल नहीं कर रही होती, तो इसका मैं इस वजह से बार बार कह रहा था। अच्छा, ये बताइएगा, ये जरा, ये कल रात हमारे साथ शाह खावर साहब थे, साबिक जज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं बड़े, मैंने उनसे भी ये पूछा था कि क्या फिर ये मुमकिन है, जैसे आपने भी कहा, सब लोग कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन तो होनी है इसकी, इस लेटर की, कि उन्होंने जज साहबान ने जो लिखा है, उनका जिन लोगों पे इल्ज़ामात हैं उनको भी बुलाया जाएगा, उनसे भी पूछा जाएगा। अल्टीमेटली ये होना है, किस फोरम पे होना है, मेरा ख्याल लड़ाई सिर्फ इस मसले पे है कि किस फोरम पे होगा और कौन करेगा। अब इसमें 2-3 सिनारियों जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक तो यही था कि हुकूमत को दोबारा कहा जाए कि कमीशन बनाए, और फिर कोई उसका आप अगेन चेयरमैन बनाए, क्रेडिबल, नंबर 1।
दूसरा ये है कि जैसे जेएटी बनाई गई थी पनामा केस में, माजी में कई जेएटी बनती रही है, सुप्रीम कोर्ट हमेशा कहती रहती है कि नवाज शरीफ साहब पे भी बनी, और भी माजी में हमने देखा एफआईए के बहुत सारे डायरेक्टर डीजी वगैरह को कहा जाता था कि आप इसकी इंक्वायरी करके हमारे सामने पेश करें। ऐसी कई मिसालें हैं। नंबर 2 कि आप जैसे नवाज शरीफ साहब केस में बनी थी उस तरह बना लें, वो रिपोर्ट पेश करें अपनी। या तीसरी ये आप समझते हैं कि जो जजेस साहबान बैठे हैं कि ताकि उसमें आगे भी जजेस साहबान ने ही लेटर लिखा हुआ है हाई कोर्ट से, सो उन्हीं 7 में से 3 रुकनी एक अलहदा बेंच करके इंक्वायरी कमीशन वो खुद भी बना सकते हैं कि खुद ये तीनों जजेस कर लें ताकि किसी पे इल्ज़ाम ना लगे, किसी को ये ना कहा जाए कि जनाब के रास्ता दिया जा रहा है। इज इट पॉसिबल, या इस तरह का कानून या इस तरह की प्रेसिडेंट है कि खुद वो 3 जजेस उनमें से कहें कि आप इंक्वायरी करें, जजेस साहबान को बुलाएं और जिन पे इल्ज़ाम हैं उनको भी बुला लें? इज इट देयर एनी पॉसिबिलिटी? देखें क्लासर साहब, ये इससे पहले जो उमर अता बंदयाल साहब की सास वाला मामला था जिसमें वो कमीशन बनाया गया था जिसमें ऑडियो लीक की तहकीकात होनी थी, जो उमर अता बंदयाल की सास की ऑडियो लीक हुई थी, उसमें जो 3 रुकनी बेंच बनाया गया था इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा थे, इसके साथ आमिर फारूक थे और नईम अख्तर साहब थे। तो इन 3 लोगों ने बेसिकली ये इंक्वायरी करनी थी कि ये जो आया के ऑडियो लीक सही हुई हैं या नहीं और इनका क्या रिजल्ट आना है। लेकिन अगेन क्लासर साहब, वो इंक्वायरी कमीशन जो बनाया गया था वो बेसिकली उसने अपनी फाइंडिंग्स देनी थी जो रेलेवेंट एजेंसीज होती हैं उनका रिकॉर्ड देखकर, यानी उस पहले ऑडियो का फ्रांजिक होना था। तो अब जैसे इन जजेस के खतूत का मामला है, अगर कोई इस तरह से सुप्रीम कोर्ट 3 रुकनी बेंच इंक्वायरी कमीशन बना भी देता है तो अगेन वो पहले ये देखेंगे कि जजेस को जो वाकई कोई डिवाइस लगाई गई थी उस पर्टिकुलर एजेंसी एफआईए की इसमें क्या रिपोर्ट है, क्या इंटेलिजेंस उनकी सर्विलेंस हो रही थी, उस इदारे से क्या रिपोर्ट आती है। तो वो डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि जजेस खुद जाके तो इंक्वायरी कर नहीं सकते, वो बेसिकली हेड कर रहे होते हैं उन रिपोर्ट्स को जो कि वहां पे सबमिट कराई जाती हैं। तो मेरा ख्याल से यही कुछ होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास, जैसा आपने कहा कि 2 ऑप्शन है, या तो वो इंक्वायरी कमीशन खुद कोई साबिक जज पे मुश्तमिल बना दे या सिटिंग का भी बनाते हैं तो वो उसको ओवरऑल सिर्फ मैनेज कर रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, उनकी रिपोर्ट्स देख रहे होंगे जो रेलेवेंट इदारे उसमें इन्वॉल्व है। दूसरा ये है कि इसी केस को आगे लेके चलें। जी बहुत शुक्रिया कमर, आप डिटेल्स हमें बता रहे थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक और खत की बात करेंगे। एयरक्राफ्ट ओनर एसोसिएशन ने ये खत लिखा है लाहौर के वॉल्टन एयरपोर्ट की फरोख्त के हवाले से वजीर दिफा को, और ये अरबों का एक स्कैंडल है जिसके ऊपर उन्होंने इस खत का जो कंटेंट है वो इसके ऊपर कंप्राइज कर रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। आसिम नवाज कैप्टन रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद होंगे, सेक्रेटरी जनरल हैं एयरक्राफ्ट ओनर एसोसिएशन के, उनसे इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।